हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की, यानी कि बोरोइंग कॉस्ट की। देखिएगा, आज की ये जो क्लास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोरोइंग कॉस्ट, ये किस के लिए यूज़फुल है। वैसे तो देखिएगा, ये जो मटेरियल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर ग्रुप 1 जो है अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, CWA या CMA की जो इंटरमीडिएट लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा जो भी कोई मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं उन सबके काम आने वाली चीज़ है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए तो है ही। तो ध्यान से समझिएगा, मैं इसके कंसेप्ट की आपके साथ बात करूंगा। इसके बाद मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर कवर होनी है वो सब इश्यूज़ को जो है मैं डिस्कस करूंगा विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है हम बात करेंगे, ना केवल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जो ICI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो मेरे स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चंस आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे, तो विद सॉल्यूशन जो है हम इनकी बात करेंगे, तो सॉल्यूशन भी इनका करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला किस तरीके से जो है हमने डील करना है ये हम सबसे पहले जो है देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि जो है बोरोइंग कॉस्ट का जो कंसेप्ट है इसको समझने से पहले हम इस मुद्दे पर आते हैं कि किस तरीके से हमने इसको डील करना है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो होती क्या है। तो मैं करीबन आपके साथ जो है 5 से 10 मिनट इस बारे में बात करूंगा और उसके बाद जो है एक निष्कर्ष की तरफ जो है बढ़ते हुए चलेंगे हम। देखिएगा, बोरोइंग कॉस्ट, बोरो करने का खर्चा, यानी कि जब आप पैसा उधार लेते हैं तो उधार लेते समय जो आप इंटरेस्ट की कॉस्ट बियर करते हैं लोन्स के ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर, या किसी तरीके से भी ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट कॉस्ट जाती है, या वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो उसका अमोर्टाइजेशन रेट है तो वो हमारे लिए बोरोइंग कॉस्ट है। इसके अलावा जो शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह इशू करते वक्त जो हमें एक्सपेंसेस हमने किए हैं तो उसकी वजह से जो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी एक तरीके से हमारी बोरोइंग कॉस्ट है। तो जितना सस्ता हमने डेट जो है लिया, तो वहाँ पर अगर हमें कोई प्रीमियम या डिस्काउंट की कोई एडजस्टमेंट है, मान लीजिएगा आपने 5 लाख के डिवेंचर 4.5 लाख रुपए में इशू किए, तो जो 50,000 का डिस्काउंट है दैट इज ऑल्सो ए बोरोइंग कॉस्ट। तो ये जो बोरोइंग कॉस्ट का कंसेप्ट है, इनको हमने जो है देखना है कि बोरोइंग कॉस्ट या तो असेट्स की कीमत में ऐड होनी है या उसको P&L में डालना है। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपको बोरोइंग कॉस्ट के या तो राइट ऑफ करने की बात कहेगा, यानी कि P&L के अंदर डालने की, या ये बोलेगा कि इसको असेट्स की कीमत के अंदर ऐड कर दीजिए। तो सीधी सी बात है, या तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या वो राइट ऑफ होगी। अब इस प्रिंसिपल को समझने से पहले इसके मूलभूत अवधारणा को समझते हैं। आप लोग देखिएगा, इनकम टैक्स में कंसेप्ट समझते हैं कि जब आप किसी भी फिक्स असेट्स को खरीदते हैं या किसी भी कैपिटल असेट्स को खरीदते हैं तो उसके पुट टू यूज़ होने तक, यानी कि जब तक आप उसको उपयोग में नहीं लाते हैं, उपयोग में लाने से पहले तक जो भी उसके लिए कोई भी लोन की जो राशि ली गई है, तो उस लोन की राशि पर जो भी कोई ब्याज बनता है तो वो उस असेट्स की कीमत के अंदर या उस कैपिटल असेट्स के अंदर जोड़ दिया जाता है। और उसके जोड़ने के बाद ही आप जो है डेप्रिसिएशन जो है सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का जो है कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेट्स की कीमत को इंटरेस्ट की कीमत से बढ़ा दिया जाता है जब तक कि असेट्स पुट टू यूज़ नहीं होती। ये ब्रॉडली एक प्रिंसिपल है जिसको हम लॉजिक को अगर हम समझें तो जो इनकम टैक्स वालों का जो लॉजिक है वो बिल्कुल सिंपल है। वो ये कहते हैं कि अगर हमने कोई भी ब्याज दिया है तो वो ब्याज के सामने हमारे को कोई इनकम नहीं होगी, क्योंकि जब तक असेट्स को आपने यूज़ नहीं किया तो वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो कर ही नहीं रही, तो उससे कोई इनकम तो जनरेट हो ही नहीं रही। तो जब इनकम जनरेट होगी तभी तो हम उसकी इनकम पे टैक्स लेंगे। तो आप उस इनकम के सामने इनकम तो जनरेट हुई नहीं, और अगर आप एक्सपेंसेस अलाउ करा लेंगे इंटरेस्ट के तो आप तो इनकम टैक्स दोगे ही नहीं। तो उनका जो पर्पस है इनकम टैक्स वालों को बड़ा सिंपल सा है, बड़ा एक सिंपल लॉजिक उनके दिमाग के अंदर जो है ड्रॉ है कि जब इनकम ही नहीं है तो आपको एक्सपेंसेस कैसे अलाउ कर दें। तो वो उस समय पर जब तक आपकी असेट्स यूज़ नहीं होती है, पुट टू यूज़ नहीं होती, जब तक आप उसको उपयोग में लाना शुरू नहीं करते हैं, तो वो उस इंटरेस्ट की कॉस्ट को जो है असेट्स की कीमत में जोड़ते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा सा डिफर करता है। अकाउंटिंग में भी यही बात कही जाती है कि अगर असेट्स आपने बनाई ही नहीं है, यूज़ करने की बजाय यहाँ पे तैयार करने को जो है इम्पोर्टेंट दिया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस पुट टू यूज़ की नहीं है बल्कि अवेलेबल फॉर यूज़ की, यानी कि कब से असेट्स यूज़ होने के लिए तैयार हो गई है। तो असेट्स जब तक यूज़ होने के लिए तैयार हो रही है उससे पहले के पीरियड का जो इंटरेस्ट है
वो हम कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि असेट्स की कीमत में जोड़ेंगे सब्जेक्टेड टू सर्टन कंडीशंस। तो यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि द असेट शुड बी द क्वालिफाइंग असेट्स। देखिएगा इनकम टैक्स में सभी तरीके की असेट्स के लिए ये प्रोविजंस अप्लाई हैं, लेकिन इनकम टैक्स की तरह यहाँ पर नहीं है ऐसा। यहाँ पे इसलिए नहीं है कि असेट्स क्वालिफाइंग असेट्स होनी चाहिए, वहाँ पर कैपिटल असेट्स की बात कही है, यहाँ पे क्वालिफाइंग असेट्स। तो क्वालिफाइंग असेट्स क्या होती हैं? क्वालिफाइंग असेट्स एक ऐसी असेट्स होती हैं जिनको बनाने के अंदर बहुत बड़ा लंबा समय लगता है, यानी कि उस असेट्स को तैयार करने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो है लगता है, या सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम होता है। तो केवल ऐसी असेट्स जो बनाने में 5, 7, 8, 10 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल का समय लगता है, और जब तक उसके लिए जो पैसा आपने लिया हुआ है तो उस इंटरेस्ट के सामने कोई इनकम बिजनेस में भी नहीं आ रही होती है, तो बिजनेस कहता है जब तक अवेलेबल फॉर यूज़, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अवेलेबल फॉर यूज़ है, इनकम टैक्स की तरह पुट टू यूज़ नहीं है। अवेलेबल फॉर यूज़ जब तक असेट्स नहीं होगी तब तक की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आप जो है असेट्स की कीमत में जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट को एक ब्रॉडली तरीके से जो है डील किया गया है, नॉट ओनली इंटरेस्ट कॉस्ट बट रिलेटेड टू बोरोइंग्स, यानी कि बोरोइंग से संबंधित जो भी आपके डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स हैं, इशू ऑन शेयर्स, इशू ऑफ एक्सपेंसेस ऑन डिवेंचर्स हैं, या आपने किसी तरीके के लोन्स लिए हैं तो लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है, कोई कमिटमेंट चार्जेस हैं, वो सब बोरोइंग कॉस्ट के अंदर जो है यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो ना केवल ब्याज बल्कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी, और इसके अलावा कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स भी हैं जो फॉरेन करेंसी में आपने लोन्स लिए हुए हैं, तो फॉरेन करेंसी में लिए हुए लोन्स के अंदर भी एक हिस्सा जो है वो तो P&L में डलता है, और एक हिस्से के अलावा अगर कोई दूसरा हिस्सा सब्जेक्टेड टू एडजस्टमेंट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट, तो वो पैसा भी जो है असेट्स की कीमत में आप कैपिटलाइज करेंगे। तो यहाँ पर एक गोल्डन जो रूल है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर आप पैसा बोरो कर रहे हैं तो बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा कैपिटलाइज करेंगे जब तक कि क्वालिफाइंग असेट्स अवेलेबल फॉर सेल ना हो जाए या अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए। तो जब तक क्वालिफाइंग असेट्स या तो बिक्री के लिए उपलब्ध ना हो जाए या आपके यूज के लिए उपलब्ध ना हो जाए, तब तक की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई भी ऐसी इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग असेट्स हो सकती है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती हो, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होगी जो रेगुलर बेसिस पर आप प्रोड्यूस करते हो। तो ये हम चैप्टर के दौरान जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको इस चैप्टर का ब्रॉड कंसेप्ट बताया कि क्या बोरोइंग कॉस्ट के अंदर है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जब लोन स्पेशली किसी पर्टिकुलर असेट्स के लिए लिए जाते हैं, जब किसी असेट्स को आप बना रहे हैं और उसके लिए आपने एक लोन लिया, मान लीजिएगा मैं आपको घर के रूप में दूंगा, मान लीजिएगा 50 लाख रुपए की घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसके लिए आपने 40 लाख रुपए का लोन लिया, तो जो 40 लाख का लोन है वो स्पेशली घर के खर्चों में ही यूज़ होगा। इसका मतलब है कि जो 50 लाख रुपए का जो लोन है उस 50 लाख रुपए की जो घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें जो 40 लाख का लोन लिया गया है स्पेशल, इस तरीके के लोन को बोलते हैं स्पेसिफिक लोन। अगर आपके फादर ने मान लीजिएगा 2-3 पर्सनल लोन ले रखे हैं और कोई आपके पापा ने कोई चाचा से लोन लिया हुआ है या किसी रिलेटिव से लोन लिया हुआ है और उस सब लोन का पैसा जो है आप अपने घर बनाने में जो है कंज्यूम कर रहे हैं, तो देखिएगा इस तरीके की बोरोइंग्स जो है घर के लिए स्पेशली नहीं ली है, बल्कि आपने किसी दूसरे पर्पज़ के लिए ली थी, जनरल पर्पज़ के लिए ली थी और उसमें से कुछ पैसा आप घर में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी जो बोरोइंग्स होती हैं जनरल बोरोइंग्स होती हैं। तो इसी तरीके से जो कंपनी के जैसे डिवेंचर्स हैं वो स्पेसिफिकली किसी असेट्स को बनाने के लिए नहीं लिए गए थे, बल्कि कंपनी के रोज़मर्रा के काम के अंदर उस पैसे को यूज़ करना था और उसमें से कुछ पैसा जो है आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी क्वालिफाइंग असेट्स के लिए यूज़ कर लिया। तो ऐसी बोरोइंग्स को बोलते हैं जनरल बोरोइंग्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर असेट्स को खरीदते हैं या बनवाते हैं और उसके लिए जो है आपने स्पेसिफिक लोन लिया है, उस स्पेशलाइज्ड लोन है जो उससे संबंधित, तो ऐसे लोन्स को स्पेसिफिक लोन्स बोलते हैं। तो स्पेसिफिक बोरोइंग्स और जनरल बोरोइंग्स से दो कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस पूरी चर्चा के अंदर मैंने आपको बताया कि बोरोइंग कॉस्ट के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम सिलसिलेवार तरीके से जो है बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम देखिएगा आपके साथ डिस्कस करने लग रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ अ बोरोइंग कॉस्ट। तो क्या होती है बोरोइंग कॉस्ट, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको डील करता है, इसको आप सबसे पहले देखिए। तो देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट क्या कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोरोइंग कॉस्ट आपको बोलता है कि देखिएगा AS 16 इसको डील करेगा।
तो कहाँ पर डीलिंग होगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। देखिएगा ये इस एएस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि बोरोइंग कॉस्ट को आप कैसे डील करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी कॉस्ट होगी वो एक्चुअल होगी, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी नहीं होगी। यानी कि अगर आपने पैसा इक्विटी के ऊपर कोई पैसा दिया है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल नॉट क्लासिफाइड एज ए लायबिलिटी, जो चीज़ें लायबिलिटीज़ नहीं होती हैं उनकी बात हम नहीं करेंगे। तो उनसे संबंधित कोई डिविडेंड अगर आप पे करते हैं तो वो हमारी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। तो इसका मतलब प्योरली जो लोन्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, वही केवल बोरोइंग्स के अंदर आएंगे। और बोरोइंग्स कॉस्ट आर द इंटरेस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या है? आर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट जैसे मैंने भी आपको बताया कि कमिटमेंट चार्जेस हैं या डिवेंचर्स आपने डिस्काउंट पे इशू कर दी हैं, और अगर डिवेंचर्स आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो वो घट भी सकते हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग्स ऑफ द फंड्स। तो बोरोइंग ऑफ फंड से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो सब आपकी बोरोइंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। तो देखिएगा अगर मान लीजिएगा आपने डिवेंचर इशू किए 10% डिवेंचर्स और 10 लाख रुपए के 20,000 रुपये का आपके इशू के खर्चे हो गए तो वो भी उसी के अंदर बोरोइंग कॉस्ट में आ जाएंगे। इसी तरीके से आप कोई रिडेम्पशन पे प्रीमियम देंगे तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। इसी तरीके से डिवेंचर्स को इशू करने के जो खर्चे हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो जिस तरीके के भी जो चीज़ें हैं जो वास्तव में बर्डन पड़ रहा है बोरोइंग के ऊपर, वो सब बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होगा। अब बात आती है कि बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देखिएगा मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूं तो इसके लिए आपको कुछ दूसरे चैप्टर्स के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस हैं, इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस हैं, तो जो इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस हैं वो इसके दायरे में आते हैं। यानी कि जो भी पैसा आपने लोन लिया है या कोई भी कमिटमेंट आपने की है कि हम आपको ये पैसा जो उधार ले रहे हैं इसके बदले में ये पैसा देते रहेंगे, तो इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। दूसरा, मैंने जैसे भी आपको बोला कि अगर आपने अपने डिवेंचर्स जो है डिस्काउंट पे इशू किए हैं या रिडेम्पशन करेंगे प्रीमियम पे, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन द बोरोइंग्स वो भी जो है इसी दायरे में आपको आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद देखिएगा अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी और कॉस्ट रिलेटिंग टू द बोरिंग्स। जैसे मान लीजिएगा आपने लोन लिए तो उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है या उनके कोई भी इस तरीके के चार्जेस जो बैंक ने कहा है या मनी लेंडर ने कहा है कि देखिएगा ये आपको पैसा पे करना पड़ेगा, या कभी कभी हमें लोन के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है गवर्नमेंट के पास या एसडीएम ऑफिस में या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में, तो उनकी जो खर्चे होते हैं वो भी जो है आपको यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट में उसकी अमोर्टाइजेशन लेनी है। इसके अलावा देखिएगा जो फाइनेंस लीज होती हैं, तो फाइनेंस लीज के ऊपर जो फाइनेंस चार्जेस हैं वो भी वास्तव में इंटरेस्ट के नेचर के ही होते हैं, तो इसलिए देखिएगा फाइनेंस चार्ज ऑन फाइनेंस लीज तो वो भी यहीं पर इंक्लूड होंगे। इसके अलावा एक्सचेंज डिफरेंस, तो एक्सचेंज डिफरेंसेस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि आइटम एक एडजस्टमेंट का आइटम है तो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, जब ये पॉइंट आएगा रेलेवेंटली तब मैं आपके साथ बात करूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होंगी। तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या इंक्लूड है ये डेफिनेशन के अंदर भी सवाल आ सकता है। आप टू द पॉइंट इन बातों को लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर मैंने आपके साथ बात की थी कि देखिएगा जब तक असेट्स क्वालिफाइंग नहीं होगी तब तक आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि क्या होती हैं क्वालिफाइंग असेट्स। तो देखिएगा मैं क्वालिफाइंग असेट्स की अगर बात करूं आपके साथ तो क्वालिफाइंग असेट्स क्या है। एक क्वालिफाइंग असेट्स इज एन असेट्स, तो देखिएगा सबसे पहली बात तो वो असेट्स होनी चाहिए। तो असेट्स की डेफिनेशन के अंदर वो मीट आउट होनी चाहिए दैट नेसेसरी टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। तो कहते हैं देखिएगा कि उसमें एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? एक अच्छा खासा लंबा समय लगता हो उसको बनने में। ये नहीं आज खरीदी और 2 दिन बाद वो तैयार हो गई, या खरीदते के साथ आपने उसको 10 दिन में इंस्टॉल कर दिया, तो ऐसे केसेस नहीं आएंगे। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो है कैपिटलाइज हो सकती है, लेकिन कहाँ पर नहीं होगी? हमारे अकाउंटिंग के अंदर कैपिटलाइज नहीं होगी, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग के अंदर कैपिटलाइज केवल तभी होगी जब वो क्वालिफाइंग असेट्स की कैटेगरी के अंदर आ रही होगी। अगर कोई भी असेट्स क्वालिफाइंग असेट्स की कैटेगरी में नहीं आ रही है तो हम उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्वालिफाइंग असेट्स को जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो क्वालिफाइंग असेट्स कौन सी है? जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं। मान लीजिएगा एक फ्लाईओवर को बनने में 12 महीने का टाइम लगता है, यस क्वालिफाइंग असेट्स है। अब जो है हमने एक फर्नीचर बनवाया 15 दिन में तैयार हो गया, तो क्या वो क्वालिफाइंग असेट्स है? नहीं। लेकिन एक स्पेशलाइज फर्नीचर बनवा रहे हैं 3 साल में जाके तैयार हो रहा है, यस क्वालिफाइंग असेट्स है। एक फार्मा कंपनी अपना एक नई फैक्ट्री खोल रही है और नई फैक्ट्री के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स जो स्टार्ट कर रही है उसके लिए बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है और उसके लिए उसने लोन लिया हुआ है,
और वो जो फैक्ट्री है वो 3 साल में जाके तैयार होगी, तो क्या वो क्वालिफाइंग असेट्स होगी? आंसर इज यस। तो एक ऐसा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जब लगता है तो ही वो क्वालिफाइंग असेट्स है। तो देखिएगा क्वालिफाइंग असेट्स के जो एग्जांपल्स आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इन्वेंट्रीज दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग दैम टू ए सेलेबल कंडीशन, उसको सेलेबल कंडीशन में पहुंचाने के लिए इन्वेंट्री को, एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी क्रिएट कर रहे हो तो भी, अदर इन्वेस्टमेंट एंड दोज इन्वेंट्रीज आर रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट या जो इन्वेंट्री आप रूटीनली मैन्युफैक्चर करते हैं टू प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी, और बहुत सारी क्वांटिटी इकट्ठी बनाते हैं ऑन ए रिपीटेड बेसिस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे समय के अंदर, आर नॉट ए क्वालिफाइंग असेट्स। तो ध्यान रखिएगा, तो जो छोटे समय के अंदर बहुत सारी असेट्स आप बनाते हैं, मान लीजिएगा आप बिस्किट बनाते हैं और 15 दिन के अंदर एक बिस्किट की प्रोसेस तैयार हो जाती है, तो वो नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक शराब बनाने वाली कंपनी जो है एक स्पेशलाइज लिकर बनाती है जिसमें 7-8 साल लगते हैं कि उसमें स्टोरेज पीरियड इंक्लूड करके, तो क्या वो इंक्लूड होगी? आंसर इज यस। लेकिन अगर वो रेगुलरली बनाती है तो नहीं होगी। इसी तरीके से जो है बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं ईंटें जो बनाते हैं, तो ईंटें बनाने वाले जो भट्टे में काम करते हैं, तो भट्टा साल में एक बार चलता है और उसके लिए पहले मिट्टी खरीदते हैं, फिर वर्कर को पैसे देते हैं, फिर ईंटें लगाते हैं, फिर उसके बाद वो वहाँ पे आग लगती है, फिर 2-3 महीने भट्टा चलता है, फिर उसमें से ईंटें निकलती हैं। तो क्या ऐसी इन्वेंट्री हो सकती है क्वालिफाइंग असेट्स? आंसर इज यस। तो ऐसी जगह पर आप जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है, जो ईंटों की कॉस्ट है, उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड लगता है। रिपीटेड बेसिस में शॉर्ट पीरियड में नहीं होते। अगर रिपीटेड बेसिस पे शॉर्ट पीरियड में हो तो ये क्वालिफाइंग असेट्स नहीं होगी। तो कुछ मैटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर डिस्प्यूट भी क्रिएट हो, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक सफिशिएंट टाइम पीरियड अगर आपको बताया गया तो दैट इज क्वालिफाइंग असेट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम लगता है तैयार होने में तो वो एक क्वालिफाइंग असेट्स है। तो आपको सरदर्द करना ही नहीं है अपना, और आपने सीधा खुश रहना है। बस चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कौन सी असेट्स क्वालिफाइंग है और कौन सी नहीं। अब देखिएगा, द असेट्स दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड ऑल्सो नॉट क्वालिफाइंग असेट्स। अगर कोई भी असेट्स खरीदते के साथ यूज़ करने के लायक है या उसको बेचने के लिए उपलब्ध है आपके पास, तो वो कभी भी क्या नहीं होगी? क्वालिफाइंग असेट्स नहीं होगी। मैं आपके साथ पहले भी बात आपको कर चुका हूँ। तो देखिएगा, सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि क्या पीरियड होगा। तो देखिएगा, 9 महीने का टाइम पीरियड भी हो सकता है, 15 महीने का भी, 12 महीने का। तो बस एक बेंच मार्क करके अगर आप चाहें तो इंस्टीट्यूट ने जो है एक 12 महीने का टाइम पीरियड बोला कि देखिए अगर 12 महीने का जो ऑर्डरली टाइम पीरियड है वो तो एक सफिशिएंट टाइम पीरियड होगा ही होगा। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो बेसिक फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से एक शॉर्टर पीरियड भी जो है कंसिडर किया जा सकता है और लॉन्गर पीरियड भी जस्टिफाई। तो इसमें कोई जो है कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। तो ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि वो उसमें एक सफिशिएंट टाइम पीरियड लग रहा है या नहीं लग रहा है, यानी कि वो क्वालिफाइंग असेट्स है या नहीं है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 9 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है, 7 महीने भी हो सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको असेट्स क्वालिफाइंग नहीं है, बेशक से उसमें जो है टाइम 12 महीने का लग रहा हो। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैनेजमेंट को फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के ऊपर छोड़ दी गई हैं। आप देखिएगा, उसके बाद अगर हम बात करें कि बोरोइंग कॉस्ट इलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, बोरोइंग कॉस्ट कब इलिजिबल होगी, क्या शर्तें होंगी कि आपको बोरोइंग कॉस्ट को कब कैपिटलाइज कर दो। तो मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया कि बोरोइंग कॉस्ट या तो देखिएगा P&L के अंदर डेबिट हो जाएगी या क्या होगा कि वो कैपिटलाइज होगी। तो देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट्स। अगर क्वालिफाइंग असेट्स से रिलेटेड है तो वो कैपिटलाइज होगी। क्या होगी? कैपिटलाइज। असेट्स अदर देन क्वालिफाइंग असेट्स होगी तो क्या होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ध्यान रख, आपने बस यही रखना है कि अगर ऐसी असेट्स जो डायरेक्टली आपके किससे रिलेटेड है, क्वालिफाइंग असेट्स से, तो वो कैपिटलाइज होगी, और अगर वो बाकी नॉन क्वालिफाइंग असेट्स से रिलेटेड है तो वो P&L में डलनी है। और जब आपको बात समझ में नहीं आएगी तो वो कहाँ पर डलनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो वो P&L में डलनी है। क्वालिफाइंग असेट्स पे ही जो है आप कैपिटलाइज करेंगे। तो क्या केवल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होते के साथ ही वो क्वालिफाइंग असेट्स के ऊपर अगर पे करते के साथ ही हो जाएगी कैपिटलाइज, या कुछ और शर्तें भी होंगी? यस। तो आपको एक शर्तें भी आपको समझनी है कि कब जो है असेट्स जो है कैपिटलाइजेशन शुरू होगा। तो देखिएगा, मैं भी पहले कैपिटलाइजेशन के बारे में आपके साथ कुछ बातें जो है एक जर्नल तरीके से करता हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ऐसा है कि एक बिज़नेस के अंदर नहीं लेके जा रहा, मैं आपको आपके घर पे ही रखे हुए हूँ।
और अगर आप अपने घर पे भी बैठे हैं और आप एक छोटा सा एग्जांपल अपने घर पे भी के परिवेश के अंदर भी समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे। देखिएगा, अब मान लीजिएगा आप एक घर बना रहे हैं, एक आपके पास एक प्लॉट है और उसमें आप एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करना जा रहे हैं और आपने बैंक से लोन लेने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपने कंस्ट्रक्शन जो स्टार्टिंग की इनिशियली वो अपनी कैपिटल से शुरू कर दी हो और बैंक से लोन मिला ही ना हो, और बाद में बैंक से लोन मिला तब आपकी 5% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। तो पहली स्थिति ये भी हो सकती है कि आपको बोरोइंग बाद में मिली है, उधारी बाद में मिली है और काम पहले शुरू हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने पैसे तो उधार ले लिए लेकिन अभी आपको कोविड-19 की वजह से मिस्त्री और मज़दूर नहीं मिल रहे हैं या ठेकेदार नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से आपका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकता है वो 10-15 दिन बाद आप जो है स्टार्ट करें। तो ये भी हो सकता है कि बोरोइंग्स पहले हो जाए और काम बाद में हो, और ये भी हो सकता है कि काम पहले शुरू हो जाए और बोरोइंग्स बाद में हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरी बात जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैंक हो सकता है कि आपसे कोविड पीरियड का ब्याज ही ना ले, कि चलिए जब भी कोविड चल रहा है और हम इस पीरियड का आपसे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। तो आपको जो इंटरेस्ट वेव कर दिया गया तो आपको बताइए कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एक मुद्दा और आ गया आपके साथ कि बोरोइंग कॉस्ट आपकी इनकर्ड हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि आपने बोरोइंग तो कर लिया लेकिन ब्याज अभी सरकार ने कहा कि चलिए आप 3 महीने का ब्याज मत दीजिए, 5 महीने का ब्याज मत दीजिए। तो बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होना भी ज़रूरी है। तो देखिएगा, मैं आपको बस यही बोलूँगा कि बोरोइंग कॉस्ट तब आपने करनी है जब आपका ब्याज चालू हो जाए, पैसा आपने उधार ले लिया हो और काम आपका शुरू हो गया हो। पैसा उधार ले लिया, ब्याज जानना भी शुरू हो गया, काम शुरू नहीं हुआ, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, P&L में डालेंगे ऐसे खर्चे को। आपने पैसा उधार ले लिया, ब्याज भी पे कर दिया, काम शुरू नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा P&L में डालना है। काम भी शुरू हो गया, ब्याज भी दे दिया, लोन तो ले लिया होगा जब ब्याज दे दिया, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आप जब तक काम कंप्लीट ना हो तब तक आप उस इंटरेस्ट को असेट्स की कीमत में जोड़ते रहेंगे, सब्जेक्टेड टू कि असेट्स आपकी क्वालिफाइंग असेट्स होनी चाहिए। और नॉट ओनली इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट के अंदर और भी कॉस्ट इंक्लूड्स होती हैं, जैसा भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली इंटरेस्ट कॉस्ट बट बोरोइंग कॉस्ट के अंदर जो मैंने बाकी कंपोनेंट्स आपके साथ बात किए वो भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो अब मैं आगे आपको बढ़ाऊं कि कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशंस कैसे करेंगे। तो देखिएगा, जो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जो ब्याज की कीमत है या जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको असेट्स की कीमत में जोड़ देना। तो कौन सी 3 कंडीशन फुलफिल करनी है? तो देखिएगा, सबसे पहले द एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट्स इज बीइंग इनकर्ड। तो आप सोच रहे हो कि सर ये एक्विजिशन कहाँ से होगा? मान लीजिए आप प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो आपने प्लॉट खरीद लिया है, कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो खरीदने के बाद भी आपका स्टार्ट हो जाएगी। आपने खरीदने और बनाने के लिए दोनों के लिए लोन लिया था, तो खरीद लिया है, बनाना भी शुरू करोगे, तो भी ध्यान रखिएगा एक्विजिशन इसलिए शब्द डाला गया है। तो सारी शब्द को मतलब समझिएगा, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट्स इज बीइंग इनकर्ड। तो इनमें से कुछ भी अगर खर्च हो गया इसका मतलब स्टार्टिंग हो गई है खर्चे की। बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, जो बोरोइंग कॉस्ट है यानी कि जो पैसा उधार देना है, यानी कि शोर डिवेंचर के एक्सपेंसेस वो हो चुके हैं, लोन है तो उसकी प्रोसेसिंग फीस है वो पे होनी शुरू हो गई है, ब्याज पे होना शुरू हो गया। द एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स फॉर इंटेंडेड यूज और सेल इन प्रोग्रेस, और जो असेट्स जो आपने बनानी है, जो इंटेंडेड यूज है उसका, वो अब शुरू हो चुका है। यानी कि जो एक्टिविटी दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स, जो असेट्स बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो एक्टिविटीज़ शुरू करनी थी, यानी कि जो वर्किंग थी वो शुरू हो गई है। तो सीधी सी बात है, आपने अगर ठेकेदार को एडवांस दे दिया है, वो पहले पार्ट में आता है, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंडिचर तो खर्च कर दिया लेकिन ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया, ध्यान रखिएगा। तीसरी कंडीशन है, तो काम शुरू होना भी ज़रूरी है। पैसा खर्च होना भी ज़रूरी है, काम होना भी शुरू ज़रूरी है। उस पैसे में से जो उधार का पैसा लिया उसमें से पैसा खर्च होना भी ज़रूरी है, और वो जो असेट्स है वो बननी भी शुरू हो जानी चाहिए। और तीसरी बात जो है कि जो ब्याज है या जो भी खर्चे हैं वो आप बैंक को या जहाँ से भी आपने पैसा उधार लिया है वहाँ देना आपने शुरू कर दिया। If all 3 conditions are fulfilled, then the borrowing cost is to be capitalized if assets is a qualifying assets. अब देखिएगा,
जब हम पैसा उधार लेते हैं तो उधारी दो तरीके की है, एक स्पेसिफिक बोरिंग है और एक जनरल बोरिंग है। तो देखिएगा जो स्पेसिफिक बोरिंग्स है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि आपने पैसा जिस असेट्स को बना रहे हो, जिस असेट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसी के लिए पैसा आपने उधार लिया है। तो ऐसी बोरिंग्स को आप बोलते हैं स्पेसिफिक बोरिंग्स। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बोरिंग्स। When in borrowings and when an enterprise borrow funds specifically for the purpose of obtaining a particular qualifying assets, the borrowing costs that are directly related to that qualifying assets can be readily identified. तो जब अगर आप उसको readily आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर आपने कोई भी लोन ऑब्टेन किया है तो ऐसे लोन को आप क्या बोलते हैं? ऐसे लोन को आप बोलते हैं स्पेसिफिक लोन्स, और उसकी जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट है वो सीधी असेट्स के अंदर क्वालिफाई हो जाती है, सब्जेक्टेड टू कि उसमें से कितना पैसा आपने यूज़ किया है। अगर सारा पैसा उसी में यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उसमें से कुछ पैसा किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर उतने पैसे को आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और अगर आपने पैसा कुछ समय के लिए, क्योंकि सारा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कुछ समय के लिए बैंक की एफडी में रख दिया या किसी दूसरे को उधार दे दिया है या कहीं पे और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जो इंटरेस्ट की अर्निंग आई है या जो भी उस इन्वेस्टमेंट से अर्निंग आई है वो P&L में नहीं जाएगी बल्कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेगी। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिएगा आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और साल भर के अंदर 10% का ब्याज दिया 50,000 रुपये, लेकिन 5 लाख का पैसा एक साथ तो यूज़ हुआ नहीं, धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा था, तो आपने कुछ पैसा उसमें से इन्वेस्ट कर दिया। तो 5 लाख के ऊपर जो 10% ब्याज दिया उसमें 50,000 आपकी बोरिंग कॉस्ट है, लेकिन आपने जो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर रखा था कहीं पे बैंक एफडी में या कहीं पर भी, वहाँ से आपको 2,000 रुपये की इनकम आ गई। तो जो 50,000 में से जो 2,000 रुपये की इनकम आपको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो पैसा आपने बोरो किया था उसकी इनकम आपको मानी जाएगी। वो तो 50,000 में से 2,000 आप घटा देंगे, केवल 48,000 ही आप कैपिटलाइज करेंगे, और 2,000 रुपये जो आपको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से मिले हैं, जो पैसा आपने बोरो कर रखा था क्वालिफाइंग असेट्स के लिए और वो टेम्परेरी आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है 2,000 रुपये, वो आप P&L में नहीं डालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये ऑडिट के अंदर भी सवाल आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई बोरोइंग्स की हैं, वो बोरोइंग्स के अंदर अगर आपने कहीं पर भी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दी है, क्योंकि सारा पैसा एक साथ खर्च नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके पैसा खर्च हो रहा है, तो जो भी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट को माइनस कर देगी, बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी, इंस्टेड की उस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट की जो अर्निंग है वो आप P&L में डालें। तो ध्यान रखिएगा, P&L में नहीं डालनी है वो अर्निंग्स, तो बोरोइंग कॉस्ट के अंदर वो जो है रिड्यूस हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पैसा आपने उधार लिया है, अगर वो उधार लिया वो पैसा क्वालिफाइंग एसेट से संबंधित है, लेकिन वो सारा पैसा एक साथ यूज़ नहीं हो रहा है, उस पैसे को आपने टेम्परेरीली कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है और उस इन्वेस्टमेंट से किसी तरीके की इनकम्स आपको आती हैं, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इनकम, और जो है किसी भी तरीके के अन्य प्रकार के बेनिफिट यानी कि डिविडेंड भी हो सकता है, तो वो आपको बोरिंग कॉस्ट में से माइनस कर देना है और उसको आप P&L में नहीं डालेंगे। तो आपकी जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि जो आपने टेम्परेरी इनकम कमा ली है उससे। तो उसके बाद देखिएगा जनरल बोरोइंग्स। जनरल बोरोइंग्स का मतलब है कि आपने किसी पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट्स को बनाने के लिए कोई अलग से लोन नहीं लिया है, बल्कि जो आपकी कंपनी के जो लोन्स चल रहे थे उन्हीं पैसे में से कुछ पैसा आपने जो है क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज़ कर लिया। तो ऐसे केस के अंदर हम एक रेट कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। तो जितने भी लोन्स उसमें से यूज़ किए हैं तो उसमें से कुछ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के होंगे, कुछ ज़्यादा के होंगे, तो वहाँ पर हमें कंसेप्ट को फॉलो करना है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है उस रेट के हिसाब से जितना पैसा आपने यूज़ किया है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन आएगी वो ही केवल कैपिटलाइज होगी। हालांकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि कौन सा लोन कितना पैसा किसके लिए यूज़ हुआ ये बता पाना जो है केवल मैनेजमेंट के बस की बात है। आम आदमी जो है इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, और मैनेजमेंट के लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से लोन का कौन सा पैसा जो है हमने यूज़ किया है। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चंस के अंदर दे दिया जाएगा कि इसका पैसा इतना, इस लोन वाला पैसा यूज़ हुआ है। तो जहाँ पर जनरल बोरोइंग्स में से पैसा यूज़ हुआ है तो ये मुश्किल हम एक रेट कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट की जो मुश्किलें हैं ये दूर हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा, तो मैंने आपको बोला कि जितनी भी जनरल बोरोइंग्स हैं उन सब जनरल बोरोइंग्स का एक सिंगल रेट निकाल लेंगे जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज रेट, और जो मैनेजमेंट की मुश्किलें थी उनको हम दूर कर देंगे, और ये जो सिंगल रेट आएगा इस सिंगल रेट को बोलते हैं वेटेड एवरेज को रेट ऑफ बोरोइंग या इम्प्लिसिट रेट ऑफ बोरोइंग्स। तो ये जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ बोरोइंग्स आएगी, इस इम्प्लिसिट रेट ऑफ बोरोइंग से ही हम जो पैसा उधार यूज़ किया होगा उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो इसके बाद अगले पॉइंट पर हम बढ़े कि देखिएगा
कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होना है ये तो मैंने आपके साथ बात कर ली। क्या कैपिटलाइजेशन बीच में कभी रुक भी सकता है? क्या उसको हम सस्पेंड भी कर सकते हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए? क्या बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो देखिएगा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कब हो सकता है? तो देखिएगा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन किन परिस्थितियों में हो सकता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच द एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। देखिएगा जब एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड हो गया है, देखिएगा एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड कैसे हो सकता है? मान लीजिएगा आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से में सर्दियों के दिनों में इतनी ठंड होती है कि वहाँ पे काम नहीं हो सकता। तो 2-3 महीने के लिए जो है आप उस काम को नहीं कर सकते, तो वो टेम्परेरी सस्पेंड हुआ है। कैसे हुआ है? टेम्परेरी जो है वो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हमें उसको सस्पेंड कर देना चाहिए? तो इसके बारे में देखिए थोड़ी क्लैरिफिकेशन है, उन क्लैरिफिकेशन को ध्यान से समझेंगे तो बात आपको समझ में आएगी कि एक्सटेंडेड पीरियड जो लग रहा है जहाँ पे एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड होता है, तो उस पीरियड की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम कैपिटलाइज ना करके कहाँ पे डालते हैं? P&L में। लेकिन कब डालना है कब नहीं डालना है, तो इसके लिए जो है आप ये पूरा जो भी मैं आपके साथ जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ, इसको आपने ध्यान से समझना है। द बोरोइंग कॉस्ट दैट borrowing cost may be incurred during extended period of time in which the active necessary to prepare an assets for intended use or sale are interrupted. Such costs are cost holding partially completed assets and do not qualifying for capitalization. However, capitalization of borrowing cost is not normally suspended during a period when the substantial technical or administrative work is being carried out. तो देखिएगा अगर उस समय पर कोई परमिशंस ले रहे हो आप, कोई परमिशंस आपको पेंडिंग थी वो परमिशन ले रहे हो, कोई टेक्निकल वर्क आप कर रहे हो, कोई नक्शा बनने में जो है थोड़ी देर लग गई है, आर्किटेक्ट अभी जो है उसको अप्रूवल नहीं करा पाया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो ये टेम्परेरी डिलेज हैं। तो इन टेम्परेरी डिलेज के अंदर ध्यान रखिएगा आपने जो भी बोरोइंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करना बंद नहीं करना है, क्योंकि देखिएगा ये किसी भी एसेट्स के अंदर बनाएंगे तो ये बाय नेचर जो है ऐसी जो है छोटी मोटी दिक्कतें आती रहेंगी, तो यहाँ पर आप कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे। The capitalization of borrowing cost is also not suspended when the temporary delay, अगर temporary delay is a necessary part of the process of getting an asset ready for intended use or sale, तो कहता है उसको यूज़ करने या सेल करने के लिए वो डिले होना कंपलसरी है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो लेंटर जब डालते हैं तो लेंटर डालने के बाद जो है प्रोसेस तब तक नेक्स्ट नहीं स्टार्ट होगी जब तक कि उस लेंटर को ना खोल लें आप। तो अगर मान लीजिएगा आप एक सीधा एक फ्लोर बना रहे हैं और वहाँ पे आपने लेंटर डाला है, तो लेंटर डालने के बाद जो प्लास्टर का काम है वो तभी शुरू होगा जब लेंटर खुल जाएगा। तो जो 10-15 दिन जो है आपका मकान के अंदर लेंटर पड़ा हुआ है और जब तक आप नई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय पर आप जो है अपने वर्कर्स को या ठेकेदार अपने मजदूरों को छुट्टी दे देता है, तो उस समय पर जो है आपका काम तो रुका हुआ है, लेकिन ये पार्ट है, नेचर है उस असेट्स को तैयार करने में। तो ऐसे केस के अंदर भी बोरोइंग कॉस्ट आप सस्पेंड नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे ऐसे केस के अंदर भी। तो फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड नीडेड फॉर इन्वेंट्रीज टू मैच्योर टू द एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग विच द हाई वाटर लेवल डिले कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज if such high water levels are common during the construction period in the geographical regions involved। तो कहते हैं कि जब आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ब्रिज को बना रहे हैं और नदी में पानी आ जाता है और नदी में पानी आना स्वाभाविक रहता है और बार बार ऐसा होता रहता है, तो अगर ऐसी वजह से अगर आपका एक्सटेंडेड पीरियड हो रहा है तो उस केस के अंदर आप जो है सस्पेंड नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड नीड फॉर इन्वेंट्रीज टू मैच्योर द एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग विच high water level delays construction of a bridge if such high water level are common during the construction period in the geographical region। लेकिन ध्यान रखिएगा अब मैंने आपको जम्मू कश्मीर वाले जो एग्जांपल दिया उसके अंदर आपकी जो डिले है 3 से 4 महीने की आपकी रहेगी, तो वो सर्दी हर साल पड़ेगी, तो क्या आपको सस्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो देखिएगा जहाँ पर एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड हो गई है, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि नेचुरल रीजन से है तो आप जो है यहाँ पर आप उसको सस्पेंड कर दीजिए और P&L में डाल दीजिए। सॉरी, अगर नॉर्मली आपको लगता है तो आप उसको कैपिटलाइज कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में एक्टिव जो डेवलपमेंट है उसको रोक रहे हैं, तो आप उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, यानी कि आप जो है उसको सस्पेंड कर देंगे और P&L में डालेंगे।
मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिएगा आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहाँ पर किसी आपके पड़ोसी ने या किसी दूसरी पार्टी ने स्टे ले लिया और स्टे की वजह से जो है कोर्ट केस चल रहा है। तो अब कोर्ट केस 1 या 1.5 महीने में तो ख़त्म होगा नहीं, 7-8 महीने लग गए और उसमें 7-8 महीने बाद फैसला हुआ। तो आपने जो पैसा उधार ले रखा था वहाँ पर एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड थी। तो ये जो सस्पेंशन है, इसका जो इंटरेस्ट है वो आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ पर डालेंगे? P&L में डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे? P&L में। लेकिन अगर यही डिले सस्पेंडेड होता, मान लीजिएगा आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी है, उसमें 2-3 महीने का टाइम लग गया, तो वो नेचर है, नेचुरल है वो, तो जो इनहेरेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो ऐसी जगह पर अगर वो 2-3 महीने डिले होता है तो आप जो है सस्पेंशन नहीं करेंगे, कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे। अब अगला पार्ट है कि कब कैपिटलाइजेशन करना बंद कर देंगे? जब आप असेट्स बना लेंगे रेडी फॉर यूज़ या पुट टू यूज़। ये इनकम टैक्स नहीं है, पुट टू यूज़ नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा? अवेलेबल फॉर सेल और अवेलेबल फॉर यूज़। या तो उपलब्ध करने हो गई आपको, आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। उपयोग लाएं ना लाएं वो आपकी मर्जी है, उपयोग के लिए उपलब्ध है आपके लिए। दूसरी बात, बेचने के लिए उपलब्ध है। तो उनमें से कोई भी, जैसी भी परिस्थिति है, जिस तरीके का भी जो है क्वालिफाइंग असेट्स है, तो जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब आप उसका कैपिटलाइजेशन रोक देंगे, और जब असेट्स कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आप क्या करेंगे? आप P&L में डालना शुरू कर देंगे। तो जब तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रहती है तब तक वो कैपिटलाइज होती है और उसके बाद वो P&L में आना शुरू हो जाती है। तो देखिएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज व्हेन द सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग असेट्स फॉर इंटेंडेड यूज़ और सेल आर कंप्लीट। तो जो भी उसके इंटेंडेड यूज़ और सेल के लिए जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एन असेट्स नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल व्हेन इट्स फिजिकल कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। जब उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती, इवन दो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क माइट स्टिल कंटिन्यू। हो सकता है छोटे मोटे काम जो है आपके चलते रहें, कोई माइनर मॉडिफिकेशन सच एज द डेकोरेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी टू द यूजर स्पेसिफिकेशन और आर all that are outstanding, this indicates that the substantially all the activities are complete। तो ध्यान रखिएगा, जब आपकी इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं तो वहाँ पर आपने कैपिटलाइजेशन रोक देना है। कभी कभी देखिएगा, जो बिल्डर लोग होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी बनाते हैं, जैसे ए ब्लॉक बनाते हैं, फिर ए के बाद बी ब्लॉक बनाते हैं, फिर सी ब्लॉक बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ए ब्लॉक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसकी कैपिटलाइजेशन आप रोक दोगे और उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो P&L में डालोगे। लेकिन बी ब्लॉक अभी आपका कंटिन्यू है, सी ब्लॉक अभी चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब असेट स्टेप वाइज कंप्लीट होती है तो जो स्टेप में कंप्लीट होती रहती है उनको आप कैपिटलाइजेशन तभी रोक दोगे जैसे ही वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है। बेशक से उसी असेट्स के जो बाकी पार्ट हैं वो कंटिन्यू रहे। मान लीजिए आपने A, B, C 3 ब्लॉक के जो हैं कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हैं, 3 ब्लॉक आपने बनाने और 1 ब्लॉक कंप्लीट हो गया, तो आप ये मानेंगे कि असेट्स कंप्लीट हो गई और उसका जो है कैपिटलाइजेशन जो है आप सीज कर देंगे, उसको अब आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब आइएगा, आपके साथ बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो देखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अब हमारे सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके सामने, एक्स लिमिटेड बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2016। उसने 1 जनवरी 2016 से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी शुरू की। इट ऑब्टेन्ड 1 लाख स्पेशल लोन टू द फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2016 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो ध्यान रखिएगा कि जो 1 लाख रुपए का लोन है दैट इज ए स्पेसिफिक लोन, तो इसका जो पूरा का पूरा ब्याज है 10% ये लगेगा और ये असेट्स की कीमत में ऐड हो जाएगा। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन्स, नॉन स्पेसिफिक मीन्स जनरल बोरिंग्स। अब ये 2 लोन है इनके पास, 5 लाख रुपए के और 9 लाख रुपए के, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और 13%। और यहाँ पे द एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वर एज फॉलोज। और बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे ये पैसा उन्होंने खर्च किया, 2,50,000, 4.5 लाख और 1,20,000। तो ये जो टोटल पैसा खर्च हुआ है, ये ध्यान रखिएगा जनरल बोरिंग्स में से हुआ है, लेकिन जो शुरू के 2 लाख है उनमें से 1 लाख स्पेसिफिक बोरिंग्स में से हुआ है। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाई 31 दिसंबर। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स प्रेस्क्राइब्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड पास 1 जनरल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। कह रहा है एक ही एंट्री करो। तो भाई साहब एंट्री तो अलग अलग डेट की है, लेकिन वो कह रहा है कि एक एंट्री कर दो। तो देखिएगा यहाँ पर आपको देखिएगा एक रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स।
वेटेड एवरेज कॉस्ट किसकी निकालनी है, जनरल बोरोइंग्स की। तो आप देखिएगा यहीं पर अगर मैं सवाल की बात करूं तो ये जो 5 लाख है इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। तो आप देखिएगा 5 लाख के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 5 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। इसी तरीके से दूसरा लोन है 9 लाख का, उस पर रेट है 13%। तो यहां पर आपको वेटेड रेट ऑफ एवरेज बोरोइंग्स निकालना है, वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग्स। क्या करेंगे, 5 लाख का 11% प्लस 9 लाख का 13%, और इसको आप डिवाइड कर देंगे 14 लाख से, इसको डिवाइड कर देंगे 14 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना अमाउंट आ रहा है ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा 5 लाख का 11% 55,000 और 9 लाख का 13% 1,17,000, दोनों को टोटल किया तो आप देखिएगा कितना हुआ है। तो 55,000 तो एक आया है और 9 लाख का 13% आया है 117 प्लस 55, ये हो गया 172, और टोटल लोन है 14 लाख रुपए का। तो 14 लाख से डिवाइड किया, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये जो रेट आ रहा है दैट इज 12.2857, 12.2857%। तो ये रेट आ गया। अब देखिएगा इसको आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा 12.2857 है। तो अब ये जो 2 लाख में से 1 लाख का जो लोन है इस पे तो आप क्या करेंगे, 10% इंटरेस्ट लगाएंगे और 12 महीने का 12/12, और इसी में से जो 1 लाख का बच गया उस पे स्पेसिफिक बोरोइंग यूज़ कर रहे हैं, जिसका जो रेट था वो हमने निकाला 12.28, तो 12.285, तो हम इसको 2 डेसिमल तक ले लेते हैं, 12.285, और इसमें भी 12 महीने हैं तो 12/12। उसके बाद देखिएगा अप्रैल वाला सीन देखिएगा। अप्रैल में 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख का क्या करोगे, 12.285% इंटू 9 मंथ्स, 9/12। इसी तरीके से 12.25 से ही 285 से जुलाई वाले में 6 मंथ ले लेंगे, और दिसंबर वाले में कितना ले लेंगे 12.285, और 1 महीने का 1/12। तो इस तरीके से जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये रेट आपके पास आ गया 12.285, ये आपने सबसे पहले रेट निकालना है। ये स्पेसिफिक बोरोइंग है जिसका इंटरेस्ट 10,000 है, और बाकी जो अभी हमने सारा कैलकुलेट किया है, ये जो आप कैलकुलेट करोगे जो मैंने भी आपको बताया जिस तरीके से, तो इस सब का जो अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे वो अमाउंट आएगा 64,189, 64,189। ठीक है जी, ये दोनों का जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी कितनी आएगी 74,189। तो ये 74,189। अब जो टोटल पैसा खर्च हुआ है वो 10-20 हुआ है, तो 10,20,000 तो देखो कैपिटलाइज करना ही करना था क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, और प्लस 74,189 जो ब्याज है, तो कुल मिला के जो है 10,94,189 ये आपका कैपिटलाइज होगा। तो कितना कैपिटलाइज होगा 10,94,189। हालांकि पैसा अलग अलग डेट पे खर्च हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, एक ही असेट्स के अंदर आपने ऐड कर देना, यानी कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,94,189। तो ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखिएगा PRM लिमिटेड, और ये ध्यान रखिएगा 3-4 बार एग्जाम में है वो क्वेश्चन है ये।
मेरे स्टडी मटेरियल में भी 2-3 बार है, ध्यान रखिएगा आप। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PRM लिमिटेड ऑब्टेन्ड ए लोन फ्रॉम ए बैंक ऑफ 50 लाख ऑन 30/4/2016। तो आपने एक लोन लिया 30/4/2016 को, यानी कि अप्रैल के अंदर। इट वॉज यूटिलाइज एज फॉलोज: कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड 50, परचेज ऑफ मशीनरी 40, वर्किंग कैपिटल 20, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 10। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वॉज कंप्लीटेड इन मार्च 2017। तो ये मार्च 2017 में कंप्लीट हुई। द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो मशीनरी कब आपने इंस्टॉल की? एक्विजिशन की डेट पे, यानी कि जब आपने खरीदी तभी। तो ये तो क्वालिफाइंग एसेट्स है नहीं। द डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव्ड। तो डिलीवरी ऑफ ट्रक अभी आपको नहीं मिली है। द टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर ऑन 31/3/2017 वॉज 18 लाख। तो 18 लाख का आप जो है इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। तो अब देखिएगा इस 18 लाख रुपए के इंटरेस्ट में आप देखेंगे तो टोटल पैसा कितना उधार है। तो टोटल पैसा जो उधार है, आपने बैंक से लोन लिया 50 लाख, ठीक है जी। ऑब्टेन्ड लोन ऑन 30/4। इट वाज यूटिलाइज एज फॉलोज। अब उसको ऐसे आपने यूज़ किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड में भी यूज़ किया है, परचेज ऑफ मशीनरी में भी, वर्किंग कैपिटल में 20 और 10। तो इसका मतलब है कि ये पैसा तो ज़्यादा खर्च हो रहा है। टोटल 5 4 9 और 2 11 और 12 120। तो 120 लाख जो खर्च हुए हैं उसमें से केवल 50 लाख आपके पास उधार थे। तो इसका मतलब है सारा पैसा तो आपने 50 लाख रुपए जो है वो इसी रेशियो में यूज़ किया होगा, और इस 50 लाख के ऊपर जो ब्याज दिया वो 18 लाख दिया। तो अब आपने इसमें से देखना है कि क्वालिफाइंग असेट्स कौन सी है। तो देखिएगा क्वालिफाइंग असेट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड तो है, क्योंकि बनने में तो टाइम लगता है। वर्किंग कैपिटल तो नहीं है। एडवांस अगर किसी भी ट्रक को खरीदने के लिए दिया है तो वो भी क्वालिफाइंग असेट्स थोड़ी ना होती है, वो तो एडवांस दिया हुआ है। तो यहाँ पर केवल और केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड जो है सब्सिडेंट पीरियड ऑफ टाइम ले रही है कंस्ट्रक्शन में, वो क्वालिफाइंग असेट्स है। तो आप केवल ये जो 18 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है ये आपने पे किया है, ठीक है जी, 18 लाख 50 लाख पे, लेकिन उसमें से केवल 50 लाख यूज़ किए हैं, कुल 120 लाख। तो 120 लाख जो पैसा खर्च हुआ है उसमें से कंपनी ने अपना पैसा भी खर्च किया हुआ, इस 50 लाख के लोन में से भी कुछ पैसा खर्च किया हुआ है, और इस 50 लाख में से आप 18 लाख इंटरेस्ट दे चुके हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो 50 लाख हमने खर्च किया है, जबकि कंपनी के कुल खर्चे थे 120 लाख, तो कितना प्रपोर्शन यूज़ हुआ होगा। तो इस प्रपोर्शन को आप कैपिटलाइज कर देंगे 18 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 7.5। तो जो 18 लाख का ब्याज है उसमें से इस प्रपोर्शन के अंदर हम डाल देंगे जिस प्रपोर्शन के अंदर पैसा खर्च हुआ, यानी कि 7.5 लाख। तो 7.5 लाख रुपए का जो है वो तो कैपिटलाइज हो जाएगा, और जो बाकी हिस्सा है 18 में से जो 7.5 लाख बचेगा, वो जो अमाउंट बचेगा वो आपने P&L में डाल देना है -7.5, यानी कि 10.5। और इन सब के पीछे लॉजिक है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड जो है क्वालिफाइंग असेट्स है। परचेज ऑफ मशीनरी क्योंकि खरीदते के साथ आपने यूज़ कर ली तो वो क्वालिफाइंग असेट्स नहीं है। वर्किंग कैपिटल कंपनी की जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर जो पैसा आप यूज़ करते हैं तो वो जनरली वो रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में, WIP में यूज़ होता रहता है, तो वो क्वालिफाइंग असेट्स नहीं है। और क्योंकि वो रिपीटिव बेसिस पर भी होती हैं और फिर पता भी नहीं है कि सवाल के अंदर कि कितना टाइम पीरियड लगता है, तो वो जो है आप क्वालिफाइंग असेट्स नहीं ले सकते। एडवांस फॉर परचेज ऑफ स्टॉक जो है कभी भी क्वालिफाइंग असेट्स होता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसकी क्लैरिफिकेशन भी मैंने दे दी, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो यहाँ पर आपको ये सवाल ढंग से देखना है। तो ये जो सवाल है ये क्या कहता है, टेक लिमिटेड 30 लाख रुपीज़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में लिया। द बोरोइंग्स आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ गिव लिमिटेड, ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ टेक लिमिटेड, विच इज इम्प्लीमेंटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड टू कॉस्ट। आपने तो शेयर्स खरीदे हैं लेकिन वो कंपनी जो है नया प्रोजेक्ट लगा रही है एट ए कॉस्ट ऑफ 50 लाख, सब्सिडरी कंपनी प्रोजेक्ट लगा रही है। सिंस द said प्रोजेक्ट वाज नॉट कंप्लीट, द डायरेक्टर्स टू टेक लिमिटेड रिजोल्व्ड to capitalize the interest occurring on the borrowings amounted to ₹4 lakh add to the cost of investment comment। तो वो कहते हैं कि क्या इसको इन्वेस्टमेंट की कीमत में जोड़ देना चाहिए या नहीं जोड़ देना चाहिए। तो देखिएगा आपने तो शेयर्स खरीदे खाली, तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्विजिशन चार्ज सच एज ब्रोकरेज फीस, ड्यूटीज एटसेट्रा। इन द प्रेजेंट केस द टेक लिमिटेड हैज टू बोरो फंड्स फॉर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी and to give limited 4 lakh interest payable by take limited।
द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो पैसा दिया इज कोल्ड, कैन नॉट बी कोल्ड एज ए एक्विजिशन चार्ज, देयरफॉर कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज ए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब ध्यान रखिएगा, तो बोरोइंग कॉस्ट जो है सब्सिडरी कंपनी को आपने इन्वेस्टमेंट करके जो है पैसा लगाया है, अगर सब्सिडरी कंपनी इसको उधार लेती सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो जो है क्या कर सकती थी, कैपिटलाइज कर सकती थी। एक क्वालिफाइंग असेट्स इज इन असेट्स दैट नेसेसिटी टेक सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल, सिंस द शेयर्स आर रेडी फॉर इंटेंडेड यूज एट द टाइम ऑफ सेल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए क्वालिफाइंग असेट्स। तो ये भी आपको एक ग्राउंड मिल गया है। देखिए वो तुरंत आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई है, तो ये क्वालिफाइंग असेट्स नहीं है और ये कैपिटलाइज नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर सवाल के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर सब्सिडरी कंपनी जो है पैसा उधार लेती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और फिर वो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही होती, तो वो कैपिटलाइज हो जाता है सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में। ठीक है जी, होल्डिंग कंपनी तो फिर भी नहीं कर सकती थी। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और ये देखिएगा तो ये पॉइंट्स भी हमने जो है लिखा हुआ है कि सस्पेंशन क्या होगा, शुड बी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम व्हिच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, कैपिटलाइजेशन नॉर्मली सस्पेंडेड ड्यूरिंग व्हेन द सब्सटेंशियल टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उस समय पर हम सस्पेंड नहीं करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग इज ऑल्सो नॉट सस्पेंडेड, टेम्परेरी डिले इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग असेट्स रेडी टू इंटेंडेड यूज और सेल। तो ये मेरे स्टडी मटेरियल के जो है कटिंग्स हैं, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो स्टडी मटेरियल में से आप ये पढ़ लीजिएगा, ये पॉइंट्स बना के मैंने लिख दिया है, आईसीआई के मटेरियल में वो इकट्ठा लिखा हुआ है। इसी तरीके से सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन के बारे में भी मैंने सारे पॉइंट्स और विद एग्जांपल है, तो ये आप अपना स्टडी मटेरियल में से देख लीजिएगा। बोरोइंग कॉस्ट के भी देखिएगा, मैंने जो भी आपको बात बोली तो वो यहीं इस पर आ रही है कि इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्ज ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसेलरी कॉस्ट, जो मैंने आपको कमिटमेंट चार्जेस या प्रोसेसिंग फीस की बात करी, फाइनेंस चार्ज जो थे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बार तरीके से मैंने रिपीट कर दी है, जो अपने नोट्स में से कटिंग लगा दी है आपको। तो जो आईसीआई मटेरियल के साथ जो आपके पास मटेरियल है उसमें से आप इसको पढ़िएगा। रिकॉग्निशन, तो मैंने बताया था कि जो तीनों कंडीशंस बोरोइंग कॉस्ट की जब कैपिटलाइज करने से संबंधित होंगी, फिर क्वालिफाइंग असेट्स की डेफिनेशंस, तो जो भी पोर्शंस मैंने पढ़ाया वो मैंने अपने मटेरियल से यहाँ पे कटिंग लगा दी, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो अब मेरे स्टडी मटेरियल के अंदर हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो है हम ओवर करेंगे। तो आइएगा अब कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको ढंग से देखिएगा। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, मेरे स्टडी मटेरियल का जो आपको मिला हुआ है, तो उस स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ बात करूँगा वो अब सीधी जो है क्वेश्चन से रिलेटेड बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार आप रीड करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे एक्स लिमिटेड द फॉलोइंग बोरोइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल। देखिएगा प्लांट पी के लिए कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, नो स्पेसिफिक बोरिंग। प्लांट क्यू के लिए 125 लाख है, जिसमें से 65 लाख की स्पेसिफिक बोरिंग है, और प्लांट आर में 175 लाख है, जिसमें से 9% डिवेंचर 125 लाख की स्पेसिफिक बोरिंग्स है। इन एडिशन टू द अबव स्पेसिफिक, द कंपनी हैड ऑब्टेन टर्म लोन फ्रॉम द 2 बैंक्स, 2 बैंकों से लोन लिया हुआ है, ₹100 लाख एट 10% फ्रॉम कॉर्पोरेशन बैंक एंड 110 लाख 11.5% फ्रॉम कैनरा बैंक टू मीट इट्स कैपिटल एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो कितना आप अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे, तो देखिएगा पहले सबसे पहले तो एक वेटेड रेट निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ जनरल बोरोइंग्स। तो इस जनरल बोरोइंग्स की कॉस्ट निकाल लीजिएगा। ये कैसे निकालोगे आप, देखिएगा 100 का 10% निकालेंगे प्लस 110 का 11.5% निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 210 से, तो ये आपको बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का रेट आ जाएगा। तो 100 इंटू 10%, सॉरी 110 इंटू 11.5, ये तो आ गया 12.65, और 100 का 10 हो गया 10, तो ये हो गया 22.65। तो 22.65 को डिवाइड कर देंगे 210 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए,
तब 210, तो ये अमाउंट निकल कर आ गया 10.7857। ये रेट आपका आ गया बोरोइंग कॉस्ट का। अब बात आती है कि बोरोइंग कॉस्ट को कैसे कैपिटलाइज आपने करना है। बोरोइंग कॉस्ट को आपने कैपिटल से कैपिटल, तो ये रेट आपका आ गया कैपिटलाइजेशन का। अब देखिएगा यहां पर तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे ये वही क्वेश्चन आपको दोबारा दिख रहा है 10.7857। तो 10.7857 ये रेट हो गया आपका। 10.7857 ये परसेंटेज है जो आपने यूज करनी है। अब देखिएगा प्लांट है हमारा पी में कोई स्पेसिफिक बोरिंग है नहीं, तो 100 का 10.7857%। तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी इसके अंदर कैपिटलाइज होगी 100 का 10.785, तो 100 मल्टीपल 10.785%, तो ये हो गया 10.786 कर लेते हैं इसको। प्लांट क्यू के अंदर देखो क्यू के अंदर क्या है 65 लाख, तो वो पुराना ही है जो स्पेसिफिक है 10%, यानी कि 6.5। और इसके अंदर जो 125 में से 65 तो स्पेसिफिक बोरिंग यूज होगी, बाकी बची 60, तो 60 कौन से वाले की है 10.786%। तो अब देखिएगा क्या करोगे 60 पे 10.786%, ये हो गया 6.472। इस तरीके से प्लांट क्यू पर कितना कैपिटलाइज करेंगे, क्यू का सॉरी आर पे, आर का 175 है जिसमें से 125 के तो स्पेसिफिक बोरिंग्स है, 125 का 9%, तो 125 का 9%, ये हो गया 11.25। उसके बाद जो 125 में से 175 बचा 50, तो 50 का 10.786, तो 50 का 10.786%, ये हो गया 5.393। और ये जो टोटल बोरोइंग कॉस्ट है, टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज सभी की, आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसकी की और इसकी। तो प्लांट पी की, क्यू की, आर की, एक कॉलम और बना के आप निकाल सकते हैं कि भाई प्लांट पी का इतना है, क्यू का इतना है, आर का इतना है। और टोटल है 10.786 प्लस 6.5 प्लस 6.472 प्लस 11.25 प्लस 5.393, दैट इज़ 40.40 लैक्स। अब ये तो आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द अमाउंट, और इसकी जनरल एंट्री पूछी नहीं। अगर पूछते तो क्या करते, आप एंट्री डालते इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट को जो है आप असेट्स में डाल देते, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग कॉस्ट। और बोरोइंग कॉस्ट जब आपने पे की होगी, इंटरेस्ट पे किया होगा, तो अब आपने एंट्री डाली होगी बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है पहले आप उसकी एंट्री डालेंगे बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसमें से 40 लाख तो आप इन प्लांट पी क्यू आर में ऐड कर देंगे। प्लांट पी डेबिट 10.786, प्लांट क्यू डेबिट जो इन दोनों का टोटल जो आ रहा है, उसके बाद प्लांट आर जो इन दोनों का टोटल आ रहा है, और 2 बोरोइंग कॉस्ट। और देखिएगा बोरोइंग कॉस्ट का जो हिस्सा बच गया, जो भी अमाउंट बच गया, मान लीजिएगा 45 लाख था टोटल, और 45 में 40.4 यहाँ चले गए, तो जो बाकी बोरोइंग कॉस्ट बच गई वो आपने P&L में डाल देनी है। तो इस क्लास के अंदर देखिएगा अभी इतना ही। अब अगली क्लास के अंदर इसके अंदर जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, तो जिसमें फॉरेन करेंसी वाले क्वेश्चंस भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा अगली क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट करिएगा। अगली क्लास आपको जल्द ही मैं पेश कर रहा हूँ, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।